नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और मेरे साथ हैं निपुण आलम बयान, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, कई पुस्तकों के लेखक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं। लेकिन हम इनसे आज बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के कि आखिरकार पूरी दुनिया का रुख क्या है, क्योंकि तमाम देशों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो रूस हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो या फिर पाकिस्तान हो। और खासकर लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का इसे लेकर के रुख क्या है। जब मुल्ला मुनीर जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, तो दोनों के बीच में बातचीत इस युद्ध को लेकर के क्या कुछ रही होगी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस अब अमेरिका से कह रहा है कि वो इस युद्ध में ना कूदे। हमने पिछले दिनों कुछ तस्वीरें देखी थी कि रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में मुलाकात होती है, तो दुनिया को ये लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में शायद कुछ हद तक चीज़ें सही हो गई हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में बुलाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को, तो वो वहाँ से गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के बिना खाना खाए चले जाते हैं। तो लोगों को लगा कि शायद अमेरिका और रूस करीब आ रहा है, लेकिन रूस ने जो बयान दिया है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में ना कूदे, तो इसे कैसे समझा जाए? क्या ये दोनों देश एक दूसरे के साथ कभी थे और कभी हो पाएंगे? देखिए, अमेरिका और रूस अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने साथ मिलकर लड़ा था। जो हमारे एक्सिस ग्रुप्स जो था, ध्रुवीय राष्ट्र जिनको बोलते थे, जर्मनी, इटली और जापान, उनके अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही वो वॉर ख़त्म होता है तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जो 90 तक चला। और वो बंद कब हुआ? बंद तब हुआ जब यूएसआर जो था 15 पार्ट्स में उसका डिवाइडेड हो गया था, यानी कि इस ज़्यादा उसका विक्टम्स का हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो बोरिस येल्सिन रशिया के जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं, उनकी पॉलिसी कुछ समय तक रही कि वो वेस्ट के और झुकाव उनका रहा। 90 से लेकर हम 2000 तक की बात करें, जब से व्लादिमीर पुतिन पावर में आए तो उन्होंने एकदम अपना टफ स्टैंड लेना शुरू किया और उन्होंने एक नारा दिया अपने रशिया के अंदर कि मैं दोबारा से जो रशिया का प्राइड था वो लौटा दूंगा। और उसमें सीधी टक्कर वो लेने लगा किससे? अमेरिका से। चाहे वो जॉर्जिया का कॉन्फ्लिक्ट 2008 में हो, 2014 में क्रीमिया का मामला हो, 2015 में सीरिया को लेकर बातें हो, और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दोनों आमने सामने दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो हमने पिछला टेन्योर देखा, कई सारी खबरें इस प्रकार की आई कि डोनाल्ड ट्रंप को लाने में पुतिन साहब की बड़ी भूमिका है, पुतिन ने अपने एजेंसीज़ का बहुत यूज़ किया है। लेकिन जब हमने इस बार भी देखा तो डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरी चुनाव कैंपेनिंग, आपको याद भी होगा, जब पूरी कैंपेनिंग अपनी कर रहे थे, उस कैंपेनिंग में भी कई बार उन्होंने कहा, क्या कहा? कैंपेनिंग में इस बात को रखा कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता, मैं ये वॉर ना होने देता। लेकिन होता क्या है, जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेते हैं, ओथ लेने के बाद आप देखिए किस प्रकार से रशिया के साथ उनका जो एक व्यवहार था, प्रयास बहुत किया, लेकिन पुतिन साहब ने कुछ ऐसा दिखाया कि आई एम द बॉस, यू आर नॉट द बॉस, और मैं आपके कहने पर नहीं चलूँगा। हमने देखा कि 2-2 घंटे डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे हैं कि पुतिन मुझसे बात करें। उनको जाकर एड्रेस किया जा रहा है कि पुतिन साहब आपसे, डोनाल्ड ट्रंप साहब वेट कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है, वेट करने दो। हमने वो गेस्चर देखे। अब ये था कि आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े लीडर्स के बीच में अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं, दैट इज़ अ मैसेजिंग क्या? ऑलरेडी पुतिन जानते हैं कि मैं एज ले रहा हूं इस पूरे वॉर के अंदर। यूक्रेन इसमें डिफीटेड है। यूक्रेन जो टिका हुआ है केवल नाटो के द्वारा जो सपोर्ट दिया उसके द्वारा टिका हुआ है। लेकिन अब आते आते क्या है, चाहे यूक्रेन हो, चाहे आपका रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, उस वॉर से फुल्ली क्या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, थक चुके हैं। इसमें एज में कौन ले रहा है? आपका रशिया ले रहा है। अब हो क्या रहा है कि नया वॉरफेयर आपका ईरान का फ्रंट आपका शुरू होता है। देखिए, रशिया की इकोनॉमिकल कंडीशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इज अ फेयर। बट अगर मैं मानता हूँ आज भी, अगर हम कहते हैं सुपर पावर का मतलब होता है कि आपका वेपन और दूसरा आपका क्या, इकॉनमी। वेपन की बात जब हम करते हैं तो मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि एक लोकल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो लठ बजाने की जो क्षमता है वो आज भी आपका केवल रशिया और अमेरिका में है। चीन में अभी भी वो कैपेसिटी नहीं जो सुपर पावर में होनी चाहिए। तो रशिया उसी अपनी स्ट्रैटेजिक जो स्ट्रेंथ उसकी है, यानी कि उसकी जो पावर है, उसके दम पर कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज करता है। लेकिन एक नया फ्रंट उसके लिए खुलता है ईरान के साथ जाकर, तो दिक्कत उसके लिए, रशिया के लिए क्रिएट होगी और रशिया को बहुत सारे क्राइसिस क्रिएट होगी। लेकिन रशिया अपना पूरा अच्छा खासा, चाहे हम ऑयल की बात करें, अपने बहुत सारे सोर्सेज की बात करें, वो सेल आउट कर रहा है, चाहे वो भारत को कर रहा है, चाइना कर रहा है, कमाई खूब अपनी रशिया कर रहा है। रशिया को कमाई की दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रशिया नए वॉरफेयर में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि रूस हो या चीन हो, वो पूरी तरीके से खुल करके
ईरान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल का बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से भी बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो युद्ध में सीधे तौर पर ना उतरे। तो ये रशिया और चाइना का आखिरकार ईरान को लेकर के इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखिए, एक तो क्या ना, ईरान की अगर आप लोकेशन को देखेंगे, देखिए हम जब भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता हूँ, कंट्रीज़ की बात करता हूँ, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि उनकी जो लोकेशन है ना, उसको थोड़ा वॉच आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कंट्री का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड में क्या है। तो अगर हम ईरान की लोकेशन देखते हैं तो ईरान की लोकेशन कहाँ पर है? होर्मुज स्ट्रेट पर है, और ईरान वो कंट्री है जहाँ से वेस्ट एशिया आपका शुरू होता है और साउथ एशिया वहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि साउथ एशिया पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है। अगर किसी भी कंट्री को पूरे एशिया के ऊपर अपना क्या करना है, दबाव बनाना है, कंट्रोल करना है, इन्फ्लुएंस रखना है, तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। और रशिया के लिए तो हमेशा एक चैलेंज रहा, रशिया ने हमेशा चाहा कि मैं इंडियन ओशन तक पहुँचूँ, तो ईरान उसको वो गेटवे देता है चाबार पोर्ट के माध्यम से, जिससे वो आपका कहाँ पहुँचता है? अरब सी के अंदर, यानी कि आपका इंडियन ओशन के अंदर पहुँचता है। यही बात आप चीन की लीजिए, चीन आज इतना ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, चाहे वो रशिया से कर रहा है, ईरान से कर रहा है, या जो पूरे ऑयल की सप्लाइंग लाइन है वो होर्मुज स्टेट है। और होर्मुज स्टेट में मैं मानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सामने से अगर कोई रोड निकल रही है तो मैं उस पर पत्थर भी मारूंगा तो मैं दूसरों को परेशान कर सकता हूँ। ये स्थिति किसकी? आपकी ईरान की है। तो अगर चाइना को अपनी ऑयल सप्लाइंग लाइन को बिल्कुल एकदम फ्री चाहिए तो उसको ईरान चाहिए। और दूसरा क्या है कि ईरान के संबंध 1979 से अमेरिका से अच्छे नहीं है, तो जाहिर सी बात, जो अमेरिका का विरोधी वो हमारा मित्र है। जो चाणक्य हमारे कहा करते थे कि दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम देखेंगे, चाहे वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हो। दूसरे मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखता हूँ कि अगर आप वेस्ट एशिया को देखेंगे मीनाक्षी जी, तो वेस्ट एशिया में क्या है, आपका एक सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। हाँ, क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग मुस्लिम देश हैं, उनका आखिरकार रुख क्या है? क्योंकि ईरान के साथ खुल करके किसी भी मुस्लिम देश के द्वारा ये नहीं कहा गया कि वो जाकर के खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान का कहना कोई मायने नहीं रखता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ, राजनीति धर्म का प्रयोग करती है, पॉलिटिक्स। चाहे आप इंटरनेशनल देखें, देखिए हमास की इतनी पिटाई की इसराइल ने, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। 90% एरिया आज इसराइल ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, किसका? गाजा का। लेकिन किसी भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने कोई इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा बयान, ठीक है, थोड़ा बहुत जवानी जमा खर्च थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुआ। इवन अमेरिका जब आपका आता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जब आपके आते हैं, तो $3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यूएई, सऊदी, कतर, ये सब कंट्रीज। कतर तो यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्रभावित करते हैं कि अपना एक प्लेन तक उनको ऑफर कर देते हैं कि लो भैया तुम हम प्राइवेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो पॉलिटिक्स में रिलीजन, कास्ट, इस तरह की कोई मैटर नहीं चलता। वहाँ केवल एक बात होती है कि अपना इंटरेस्ट। एक तो ये बात है। दूसरा कि जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, ये सदियों पुराना, मतलब आपका नहीं है, स्टार्टिंग से ही है। ये चौथे जो हमारे खलीफा थे तब से स्टार्ट हो गया था, इस्लाम के साथ ही उदय हो गया। इस्लाम के, हाँ, मतलब चौथे खलीफा के बाद इसको स्टार्ट हुआ। अब क्या होता है कि जो ईरान कहता है कि आई एम द बॉस ऑफ द इस्लाम, और शिया मेजोरिटी को वो लेकर चलने का प्रयास करता है। इधर जो आपका सऊदी है, सऊदी इसमें एज इसलिए ले जाता है, रीज़न क्या रहता है सऊदी का एज लेने का रीज़न है कि उसका मक्का मदीना कल्चर है, और सऊदी को निर्विरोध एक तरह से माना जाए तो इस्लाम को लीडर माना भी जाता है, बॉस माना जाता है, क्योंकि मक्का मदीना लोग विजिट करने जाते हैं। ईरान को यही बात तकलीफ करती है। अब सऊदी और ईरान के बीच में कॉम्पिटिशन एक तो हुआ, आपका रिलीजन बेस्ड कॉम्पिटिशन हुआ, एक ऑयल को बेचने को लेकर। सऊदी भी खूब तेल बेचता है, ईरान भी खूब तेल बेचता है। हालांकि ईरान के पास अब उतना तेल नहीं बचा है, क्योंकि ईरान की जो मशीनरीज हैं वो रिफाइनिंग कर नहीं पाई। 1979 से पहले की मशीनरीज उनकी हैं। आज का नया दौर है, नई तरह से फिल्टर होती हैं सब चीज़ें, वो ईरान आज नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट तरह का है। पर मैं कहता हूं कि इन सब चीज़ों को हम छोड़ें, सऊदी का जो पूरा खेमा है, जैसे सऊदी, यूएई, कतर, ये जितने कंट्रीज़ हैं, ये सब ऑलरेडी अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं, और मोस्टली ने अब्राहम अकॉर्ड किया हुआ है इसराइल के साथ में। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप के अनुसार अगर आगे बढ़ती हूँ तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान कहीं ना कहीं डरा हुआ है। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अगर उनके परमाणु हथियारों पर अटैक किया जाता है इसराइल के द्वारा, यानी ईरान के, तो हमारे ऊपर भी खतरा है, हम भी चपेट में आएंगे। उसकी वजह भी ये है क्योंकि रेडिएशन बहुत दूर तक जाता है। भारत का रुख क्या है, पाकिस्तान का रुख क्या है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अमेरिका से बात करके ये कह दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। तो ब्रिटेन को किस बात का डर है? जी देखिए, एक तो सिंपल सी बात देखिएगा, ईरान को ये सारे कंट्रीज़ जो हम वेस्ट ब्लॉक कहते हैं मेनली कहें, तो एक टर्म यूज़ करते हैं ये लोग, रोग स्टेट। रोग का मतलब होता है
दुष्ट राज्य। अब जिसको रोग स्टेट कहा जाता है तो उसका मतलब वो देश है जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, अपने एटॉमिक पॉलिसीज़ के कारण, अपने एक्सपेंसिव जो उसकी पॉलिसी उनके कारण। नॉर्थ कोरिया को भी बोलते हैं, 2-3 कंट्री को भी बोलते हैं, पहले इराक को भी बोला करते थे। तो जब किसी को रोग स्टेट बोल दिया, यानी कि आपने बोलते कि दुष्ट है, ये राक्षस है, ये बदतमीज़ है, तो उसके पता चलता है कि रीजन कोई ना कोई माइंड में बहुत बड़ा इनका है। अब बड़ा रीजन क्या है? ईरान ने अपने इन्फ्लुएंस को पूरे एशिया में बढ़ाने के लिए उसने प्रॉक्सीज़ का यूज़ किया। प्रॉक्सीज़ का मतलब यानी कि नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि आप कह सकते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिजबुल्लाह है, हुतीज़ हैं, हमास भी उनका ही एक तरह से प्रॉक्सी है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इन जैसों को डर ये लगता है कि अगर किसी वजह से ईरान ने इन कंट्रीज़ को 1-2 भी एटॉमिक वेपन दे दिया, और देखिए एटॉमिक वेपन लक्षण क्या होता है कि एक भी पर्याप्त है किसी देश को घुटने टिकाने के लिए। हमने 1945 में देखा कि हिरोशिमा नागासाकी में 2 बम गिरे थे, 2 के बाद ही पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो एकदम ऑटोमेटिकली क्या शांत हो गया। तो इस सर अब तक है, लेकिन उसका अब तक है। तो अब ये बात है कि ये सब कंट्रीज़ को लेकर बहुत फेयर रहता है कि अगर इस प्रकार का हुआ तो टारगेट कभी भी हमारे ऊपर हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो उस प्रकार के ग्रुप्स हैं वो हमको हमारे साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, हमारे साथ तमाम तरह के इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब ये बात है कि क्या अटैक करके ख़त्म किया जाएगा? देखिए अटैक करके इस प्रकार के जो वॉर हेड्स होते हैं उनको अटैक करके नहीं किया जाता। इनको बहुत सिंपल तरीके से आपको डिस्ट्रॉय कराना पड़ता है, यानी कि ईरान के ऊपर इतना दबाव क्रिएट किया जाए कि वो खुद डिस्ट्रॉय करे। पाकिस्तान की जो घबराहट है, पाकिस्तान की घबराहट इस वजह से है कि पाकिस्तान करे तो करे क्या? वो चाइना का सपोर्ट करे या अमेरिका का सपोर्ट करे? नहीं, वो किसी का भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उनकी खुद की ही फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो हिली हुई है, रक्षा के मामले में वो हिले हुए हैं। लेकिन एक बात और, जब आपने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया है तो मुल्ला मुनीर पिछले दिनों गए हुए थे, जाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठे, कहा मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। होना भी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे से देश के लोगों को अगर वो इतना ऊपर उठा देंगे तो सम्मानित महसूस होना भी चाहिए। लेकिन मुल्ला मुनीर का इंटरेस्ट है इस वॉर को लेकर के, होगा तो नहीं। देखिए उनका पाकिस्तान कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान का इतना इंटरेस्ट है कि अमेरिका हमको फंड दे दे, पैसा दे दे, हमको पैसा मिल जाएगा। वो कहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान इज रेंटेड स्टेट, वो रेंट वाला देश है। कोई वो कहते हैं हमारी ज़मीन आप यूज़ कर लो, बदले हमको रेंट दे दो। तो चीन भी दे रहा था, चीन ने काफ़ी बिलियंस का पैसा लगाया सीपैक के अंदर। आज अमेरिका ने पहले उसको लिया, यूज़ किया। जो न्यू खान एयरबेस की जब हम बात करते हैं, ये वही एयरबेस है जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया था तो यही से उसने प्रोडक्शन चलाए थे। अमेरिका बहुत लंबी सोच के चल रहा है कि अगर ईरान के साथ इजराइल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो मुझे अगर आना पड़ेगा तो मैं कहाँ से अटैक करूँगा ईरान के ऊपर? वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो खुद बर्बाद हुआ घूम रहा है। कल को जब ईरान के ऊपर अटैक करेगा पाकिस्तान की ज़मीन से तो ईरान के लिए इजीली टारगेट होगा पाकिस्तान, क्योंकि बलूच एक बड़ी संख्या में ईरान के अंदर भी रहते हैं, और बलूचिस्तान का नाम लेते ही पाकिस्तान को मुल्ला मुनीर का बलूचिस्तान समझ में तो जाग जाता है, बलूचिस्तान आ गए क्या? उस तरह का एक आप देखेंगे फिर क्रिएट कर रखा है बलूचियों ने, BLF, BLA। इसका आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपका है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं आजकल, बाल्कनाइजेशन, यानी कि पाकिस्तान टुकड़ों में टूट जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसीज़, और देखिए एयर जो मुल्ला मुनीर हैं उन्होंने अपने आप को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो भारत के साथ में हुआ, अपने आप को एयरफील्ड मतलब मार्शल में वो चीफ मार्शल में बना लिया है। आप सोचिए, आपको जिसने बना लिया तो यानी कि पूरी ताकत अपने पास में हो जाए ताकि क्या हो कि कोई मुझे चैलेंज ना कर सके। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को स्ट्रेगा नहीं, पाकिस्तान फिर यही है कि आगे आने समय कैसे हमको लेके चलना है। बिल्कुल। और अभी हमने एक वर्ल्ड मैप भी बताया था, दिखाया था कि किस तरीके से जो अमेरिका की सैन्य बेस है उसने पूरी तरीके से ईरान को घेरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में हो या फिर आप इंडिया से ऊपर चले जाएं, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में उसके एयरबेस बने हुए हैं, सैन्य बेस बने हुए हैं। तो वहां पर जाकर के उन सैन्य बेस का इस्तेमाल करके भी ईरान के ऊपर आने वाले वक्त में अमेरिका अटैक कर सकता है। अमेरिका के तरफ से जरूर ये कहा गया है कि वो 2 हफ्ते अभी सीधे तौर पर इस वॉर में शामिल नहीं होने वाला। लेकिन पूरी दुनिया का रुख क्या है इस युद्ध को लेकर के, आपने जाना जी। देखिए जो कतर या सऊदी में जो अमेरिका के बेस है, अमेरिका उनका यूज़ बाद में करेगा, क्योंकि अगर ईरान उन पर अटैक करेगा तो उन देशों को नुकसान होगा। सबसे अच्छा पाकिस्तान, बर्बाद होगा पाकिस्तान होगा, तो वो पहले पाकिस्तान चूज़ करेगा। तो ये जो तमाम बातें हैं वो कहीं ना कहीं उस लंच की टेबल पे भी हुई होंगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति और मुल्ला मुनीर बैठे होंगे। लेकिन लताड़ भी लगी है इस बात को लेकर के कि आगे आगे नहीं बढ़ना है, ईरान के ज़्यादा सपोर्ट में भी नहीं उतरना है। सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि आखिरकार पूरी दुनिया का इस पर रुख क्या है। बहुत धन्यवाद सर आपका। और डिजिटल पर आप भी बने रहिए ऐसे ही तमाम रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी जानने के लिए। नमस्कार।